हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं अपनी बुक्स की तैयारी में लगा था, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बुक्स लिखता हूं और कंपटीशन एग्ज़ाम की बहुत सारी बुक्स मार्केट में चल रही है। लास्ट टाइम भी अपन ने जो एग्ज़ाम थी एमपीपीएससी की, उसमें भी जो बुक्स लेकर के आए थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम में आए थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी बुक्स। ठीक है, तो इस बार मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो कांस्टेबल की वैकेंसी ओपन हुई है उसके लिए स्पेशल जो बुक्स हैं वो 3 बुक्स लेकर के आया हूँ और एक सेट बुक, 4 बुक। ठीक है, यानी कि पूरा जो कॉम्बो सेट होता है मध्य प्रदेश पुलिस का, तो पूरा कॉम्बो सेट लेकर के आया हूँ जिसमें आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहले भाग 1 मिलेगा जो कि जनरल नॉलेज का यानी सामान्य ज्ञान का रहेगा। भाग 2 मिलेगा जो कि रीजनिंग के लिए रहेगा और उसमें साइंस मिक्स रहेगा। ठीक है, और भाग 3 रहेगा जो कि संख्यात्मक योग्यता यानी गणित के लिए रहेगा और एक रहेगी अपनी सेट बुक। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में यानी 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है पूरे कॉम्बो सेट को, और ये बहुत ही कम प्राइस में आप सभी के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो बुक्स है, तो अपन ने इसको ध्यान में रखा है कि भाई जो व्यापम के एग्जाम हुए, पुराने जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो पुराने एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपन ने इनको बनाया है। ठीक है, तो इसमें अपन ने जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए या जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन ने इस पे काम किया है और बहुत आसानी से समझा जा सके, बहुत आसानी से पढ़ा जा सके, इस प्रकार से अपन ने सारे नोट्स को तैयार किए हैं। ठीक है, ये हैंड नोट्स टाइप के हैं जिनको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी कारणवश, आर्थिक कंडीशन के कारण या फिर जो भी XYZ कारण रहे, तो जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बिना टीचर्स की सहायता के ये नोट्स को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और सबसे अच्छी बात है बहुत ही कम समय में इनका रिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में इनको पढ़ा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो अपन ने तैयार किया है भाग 1 उसको। तो भाग 1 जो है मैंने बताया कि सामान्य ज्ञान का है, तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान में देखने को मिल रहा है कि अपन ने सबसे पहले लिया है इतिहास। ठीक है, तो इतिहास अपना पहला चैप्टर है और इसमें अपन ने लिया है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है अपन ने उसको उठाया। तो सबसे पहला टॉपिक अपन ने कवर किया है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई है, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, ये सारी चीजें अपन ने इसमें डिटेल से समझाया है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डिटेल जो डालनी थी वो सारी चीजें डाली हैं और ज्यादा डीप में भी नहीं गए अपन, ज्यादा ऊपर ऊपर भी नहीं लिया अपन ने। ये देखो प्रागैतिहासिक काल जो है वो कितने पेज में खत्म कर दिया अपन ने, 1 पेज में इसको खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो सारे इसको अपन ने कवर किया है। अगर इसके अंदर का देखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव देखना है कि भाई कैसा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को अपन ने कितने पेज में खत्म कर दिया, 3 पेज में खत्म कर दिया, यानी पेज नंबर 2 से लेकर के पेज नंबर 5 तक ये सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है अपन ने। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता अगर अपन पीएससी की बात करें तो अपन कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता को 50 पेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपन पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके हिसाब से अगर अपन बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को अपन कितने पेज में पढ़ सकते हैं, 3 या 4 पेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपना अगला चैप्टर जो लिया अपन ने वो लिया वैदिक सभ्यता। ठीक है, सीक्वेंस से इतिहास का जो सीक्वेंस चल रहा है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर उसका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद जो आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों धर्म अपने को देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी अपन ने इसमें कवर किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद जो अगला टॉपिक अपन ने लिया है वो लिया है महाजनपद। महाजनपद कितने प्रकार की थी, महाजनपद कौन कौन सी थी और जिसमें से प्रमुख महाजनपद कौन कौन सी थी, तो ये सारी महाजनपद से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन ने लिए हैं। फिर उसके बाद आता है अपना मगध का उत्थान। ठीक है, मगध का उत्थान देखने को मिल रहा है अपने को
मगध के उत्थान के बाद है अगला टॉपिक अपना मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, और उसके बाद है अपना गुप्त काल। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक प्रमुख प्रमुख जो थे प्राचीन भारत के, जो गुप्त काल तक के, इसके बाद और भी हैं तो वो नीचे हैं। ठीक है, तो गुप्त काल तक के ये हैं, कौन कौन से देख लिए अपन ने। प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल, मगध का उत्थान, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को अपन ने यहाँ पे कवर किया है। ये टोटल टॉपिक जो है वो कितने पेज में कवर किया अपन ने, 19 पेज में कवर किए हैं। ठीक है, तो गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल ये कवर कर लिए टोटल अपन 21 पेज में। 21 पेज में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपन ने इसीलिए शॉर्ट नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको अपन ने बहुत कम समय में अपन इनको पढ़ सकते हैं, बहुत कम समय में इसका रिवीजन कर सकते हैं, और ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसलिए कम समय में कम समय देकर अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके लिए तो फिर मैंने यूट्यूब पे पहले वीडियो डाले हैं इतिहास के, वो देख लो। शायद हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 दिन में ख़त्म किया था। ठीक है, या 50 पेज 40 पेज में ख़त्म किया था अपन ने, तो ऐसा चलता है। वो अपन पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी अपन कर रहे हैं कांस्टेबल की तैयारी, तो कांस्टेबल के हिसाब से अपन इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत जो है, तो उसमें पहला जो चैप्टर होता है वो होता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, सभी को पता है ये सबसे पहले सिंध में जो है आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था सबसे पहले अपन उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल जो भी था। ठीक है, सल्तनत काल के बाद मुगल काल, मुगल काल में अपने सारे जो भी मुगल काल में अपना सबसे पहले जो मुगल बादशाह थे बाबर, तो बाबर से लेकर के जो शाह आलम द्वितीय तक जो है सारे मुगल बादशाहों को अपन ने इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखो अगर अपन मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल लगभग 100 पेज में अपन पढ़ने को मिलता है अपने को, मगर अपन ये यहाँ पे कितने पेज में कवर कर लिया इसको, सिर्फ 36 से लेकर 43 पेज में, यानी 7 पेज में अपन ने मुगल काल को खत्म कर दिया। ठीक है, 7 पेज में मुगल काल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रमुख प्रमुख चैप्टर थे, जो खास खास थे, सिर्फ अपन ने उसी फोकस किया है, और अन्य जो चैप्टर थे उन पे ध्यान नहीं दिया। अन्य जो थे जो काम के नहीं थे उस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बनना वहां से तो पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं, और समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मुगल काल, मुगल काल के बाद आता है दक्षिण भारत का राजवंश। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन परमानेंट है कि एमपी पुलिस में यहाँ से बनता ही है, इसलिए अपन ने उसको कवर किया है कि दक्षिण भारत का राजवंश। उसके बाद आता है धर्म सुधार आंदोलन और मराठा का उत्कर्ष। ठीक है, मराठा कैसे आए हैं, तो उत्तर मराठा का उत्कर्ष। ठीक है, तो 28 से 48 पेज में, यानी कि 20 पेज में, मात्र 20 पेज में अपन ने मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स अगर और कहीं मिले तो गारंटी ले रहा हूं कि इससे कम शॉर्ट नोट्स कहीं मिल ही नहीं सकते, और सभी चैप्टरों को कवर किया हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स अपन ने इसलिए तैयार किए हैं सभी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए कि कुछ छूटे ना अपना। तो अपन ने इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, दक्षिण भारत का राजवंश, धर्म सुधार आंदोलन और मराठा का उत्कर्ष, ये सारे जो महत्वपूर्ण होते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कवर की है। ठीक है दोस्तों, अब अगर अपन इसकी बात करें मध्यकालीन के बाद, तो मध्यकालीन के बाद जो आता है अपना आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है अपने को पता है कि सबसे पहले किसका शुरुआत होती है इसकी, तो आधुनिक भारत की शुरुआत जो है सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है, अंग्रेज आते हैं भारत में, और इसकी यूरोप आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, हालांकि अगर अपन देखें तो विश्व की दृष्टि से जो है 1453 से आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं, मगर भारत की दृष्टि से अगर देखें तो सन 1600 से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है, जब अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई थी, तब से 1600 में। ठीक है, और विश्व की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व इतिहास की दृष्टि से 1453 में जब तुस्तुनिया पुल पे जब आक्रमण किया था, तब से इनकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये डीपली बात थी, मगर अपने को इतनी नहीं करना है, जो खास खास थी वो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो आधुनिक इतिहास की बात कर रहे थे अपन, तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक था अपना वो कौन सा था, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में अंग्रेज कैसे आए, यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी आई थी,
कितने देशों से आई थी, सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी, भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ हुई थी, भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी थी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें अपन ने इसमें वर्णन किया। ठीक है, बंगाल और अंग्रेज दूसरा टॉपिक अपन ने इसमें जो कवर किया वो किया है बंगाल और अंग्रेज। ठीक है, बंगाल और अंग्रेज के बीच में बहुत जैसे अपन देखते हैं प्लासी की 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सारे जो हुए थे युद्ध वगैरह जो तो बंगाल और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुए थे, सिराजुद्दौला वगैरह की कहानी सुनने को मिलती है। वो अपन ने इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो कवर किए हैं इसमें बंगाल और अंग्रेज। ठीक है, आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, अंग्रेजों और मराठा का संघर्ष जो हुआ था वो अपन ने दिया है। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, अंग्रेजों की जो भूमि संबंधित नीतियां जो थी, भूमि की हड़प नीति बोल लें या फिर भूमि सुधार नीति बोल लें, कोई सी भी नीति जो थी तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर किए हैं। अब अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में 3 युद्ध बहुत ज्यादा खास होते हैं। कौन से? आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और लास्ट में जो हुई थी लड़ाई 1761 में। ठीक है, तराइन के युद्ध वगैरह जो होते हैं तो ये जो बहुत ज्यादा फेवरेट मतलब बहुत ज्यादा खास होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने आंग्ल मैसूर युद्ध को भी कवर किया है और आंग्ल सिख युद्ध को भी कवर किया है। ठीक है, उसके बाद भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और भारत के प्रमुख वायसराय। ठीक है, ये दोनों को भी कवर किया है। क्यों? क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन बनते हैं और भारत के वायसराय से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये था कि भारत के गवर्नर और भारत के वायसराय में क्या अंतर होता है। ठीक है, वायसराय कौन होते हैं और गवर्नर जनरल कौन होते हैं, इसमें दोनों में अंतर बताना है। तो इसका अंतर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर होते हैं। यदि आपको पता है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको फिर इसमें रिप्लाई करूंगा कि इसमें दोनों में क्या अंतर होते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय में। ठीक है, तो ये जो थे वो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख टॉपिक थे। कौन कौन से हैं एक बार फिर देखेंगे अपन। तो ये थे यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, बंगाल एवं अंग्रेज, आंग्ल मराठा संघर्ष, अंग्रेज की भू राजस्व नीतियां, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, प्रमुख गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। ठीक है, ये जो थे आधुनिक भारत का इतिहास था। ये अपन ने टोटल जो है वो 8 पेज में 10 पेज में खत्म कर दिया। मतलब पेज नंबर 50 से लेकर के पेज नंबर 60 तक ये टॉपिक पूरे खत्म कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं अपन आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। तो आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आज़ादी में अपनी जो पहला युद्ध होता है या पहली जो लड़ाई होती है वो होती है कौन सी? 1857 की क्रांति। सबसे इतिहास में अगर महत्वपूर्ण कोई क्रांति है या कोई युद्ध माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? यही 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ऐसा लगा कि अब देश आजाद होने लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन। कितने आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए, प्रमुख रूप से कौन से थे? तो ये जो सारे आंदोलन है वो उसके प्रमुख क्वेश्चन जो बनते हैं वो अपन ने यहाँ पे लिखे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वो लिखे हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन थे, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, ये सभी चीजों को कवर किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि इसमें अपन ने डिस्क्रिप्टिव लिखा है, जो खास खास पॉइंट थे वो लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा आपको इसमें लास्ट में। ठीक है, तो 1857 क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, ये जो है सारी इसके जो प्रमुख पॉइंट थे वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक अपन देखें तो भारत का भूगोल। ठीक है, अपना एक टॉपिक खत्म हो गया है, एक विषय सब्जेक्ट खत्म हो गया है, भारत का इतिहास खत्म हो गया है। दूसरा सब्जेक्ट अपना कौन सा है? भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल जो है उसके अपन ने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर लिए हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होता है भारत की स्थिति, भारत का विस्तार और भारत का क्षेत्रफल। भारत की क्या स्थिति है? स्थिति का मतलब ये नहीं गरीब और अमीर, भारत की स्थिति मतलब ये अक्षांशीय रेखा, देशांतरी रेखा है। भारत का विस्तार, भारत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, कितने देशों से लगा हुआ है और इसकी सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती हैं। और भारत का क्षेत्रफल यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपन ने कवर किया है। उसके बाद आता है अपना भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है।
भारतीय मानसून, भारत की जलवायु जिसको अपन बोलते हैं मानसून जो होता है। तो अच्छा, एक चीज और, मानसून और जलवायु में अंतर होता है, ठीक है। जलवायु क्या होता है ये अलग है, मानसून क्या होता है ये अलग है, ठीक है। जलवायु का मतलब जलवायु और मानसून का मतलब दो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। तो पहले अपन देखते हैं मानसून, ठीक है। तो मानसून का मतलब होता है कि किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी जगह पर कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ठंड, गर्मी, बरसात। अभी भाई सुबह ठंड लग रही, उन्होंने कहा दोपहर में गर्मी लगने लगी, शाम को ठंड लगने लगी, शाम को बूंदाबांदी भी हो गई, ठीक है। तो कुछ समय के लिए जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उसको बोलते हैं अपन मानसून, ठीक है। क्या बोलते हैं उसका अपन, मानसून बोलते हैं, ठीक है। एक जगह पे, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष जगह पर कुछ समय के लिए हुआ परिवर्तन को अपन मानसून कहते हैं, ठीक है। और जलवायु क्या होती है, जलवायु का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर, किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही प्रकार का मौसम बने रहना, उस क्षेत्र का जलवायु कहलाता है, ठीक है। जैसे कि गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, गर्म लहर, शीत लहर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है जलवायु। कम समय के लिए रहेगा तो उसको बोलते हैं मानसून, और ज्यादा समय के लिए रहेगा तो उसको अपन बोलते हैं जलवायु, ठीक है। तो ये मानसून और जलवायु में अंतर था, ठीक है। चलिए, शॉर्टकट में समझा दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है, वो है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, भारत में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, क्योंकि झील से भी क्वेश्चन बनते रहता है। तो भारत की प्रमुख झीलों से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए प्रमुख झीलें जो है वो, भारत में प्राकृतिक वनस्पति, भारत की जो वनस्पति हैं, कौन कौन सी वनस्पति हैं, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी, वो वनस्पति के सारे क्वेश्चन लिखें, ठीक है। भारत की जैव विविधता, भारत से संबंधित जो भी जैव विविधता है वो, भारत की मिट्टियां, भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। भारत की जलवायु, अभी मैंने बताया मानसून और जलवायु में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये है भारतीय मानसून और जलवायु। तो जलवायु और मानसून, भारतीय खनिज संपदा और भारत के प्रमुख उद्योग, ठीक है। इसके बाद भी और भी टॉपिक है, मगर अभी इतने टॉपिक पे अपन प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। तो भारत के भूगोल में अपन ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो भारत के की स्थिति विस्तार, भारत के भौतिक प्रदेश, भारतीय मानसून, भारत का बाह्य तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें, भारत में प्राकृतिक वनस्पति, भारत की जैव विविधता, भारत की मिट्टियां, भारत की जलवायु, भारत की खनिज संपदा और भारत के उद्योग, ठीक है। ये जो है वो अपन ने टॉपिक अभी कवर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और, ठीक है। चल, ये जो भूगोल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 84 पेज से, ठीक है। याद रखना कितने पेज में खत्म किया वो अभी आपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खनिज संपदा के बाद आता है भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग और भारत का परिवहन तंत्र। भारत का परिवहन तंत्र मतलब ये होता है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, अभी जो नए आंकड़े आए हैं राजमार्ग के वो भी इसमें मैंने अपडेट किया। तो भारत का परिवहन तंत्र पूरा अपडेट किया है इसमें, भारत के प्रमुख उद्योग भी इसमें अपडेट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भारत के परिवहन तंत्र के बाद अगर बात करें तो भारतीय कृषि, भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, क्योंकि अपने को पता है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत में कितने किसान हैं, भारत में कृषि की स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है, कौन सी फसल कहाँ होती है, कौन से मसाले कहाँ होते हैं, ये सारी जो जानकारी है इसकी, तो भारतीय कृषि में अपन ने इसकी दी है, ठीक है। भारत में निवास करने वाली जनजातियां, भारत की जाति और भारत की जनजाति कौन कौन सी जनजाति हैं, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, और गारो खासी कहाँ की है, ठीक है। तो इस प्रमुख जनजाति कहाँ निवास करती है और इनकी उपजाति क्या है, इनके बारे में अपन ने लिखे। विश्व के प्रमुख महाद्वीप, अब देखो भारत भूगोल चल रहा है तो अपन ने ऐसा नहीं कि भारत के खत्म किया, भारत के साथ साथ अपन विश्व का भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख महाद्वीप, विश्व के प्रमुख महासागर और जलधाराएं, विश्व के प्रमुख द्वीप, गर्त और पर्वत चोटियां, जो जो प्रमुख चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, अपने कंचनजंगा हो गया, या फिर अपन बाहर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो जितने भी रॉकीज वगैरह हैं, प्रमुख प्रमुख पर्वत हैं, उनकी सबकी प्रमुख चोटियां जो है उनको अपन ने लिया है।
विश्व के प्रमुख मरुस्थल, नदियां और झील। विश्व की प्रमुख नदियां जो हैं, विश्व के प्रमुख झील जो हैं, उनका वर्णन किया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, जनजातियां एवं परिवहन मार्ग। ठीक है, विश्व के प्रमुख जनजाति जो है, बहुत बार पूछ लेता ना कि भाई सवाना कहाँ की है और ये वो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनको कवर किया। और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत के भूगोल में ही कवर कर ली अपन ने। तो भारत के भूगोल के साथ साथ अपना विश्व का भूगोल भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अपन ने इसको कितने पेज में खत्म कर दिया? 138 पेज में खत्म कर दिया। स्टार्ट कहाँ से किया था अपन ने? 84 से। ठीक है, मतलब 80 पेज उधर से मानते हैं अपन, तो 80 पेज से लेकर के अपन ने 138 पेज में, 140 पेज में खत्म कर दिया। यानी कुल मिलाकर अपन ने कितने पेज यूज करे? ज्यादा से ज्यादा 60 पेज। ठीक है, वैसे 55 पेज होते हैं, तो अपन ने 55 पेज में भूगोल खत्म कर दिया। इससे कम नोट्स, यानी कि इससे कम पेज में अगर इससे अच्छे नोट्स अगर कहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल उनको खरीद सकते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो एक बार इनको आप जरूर पढ़ के देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत कम पेज में, बहुत कम जगह में बहुत कुछ देने की कोशिश की है। क्योंकि एक कहावत सुनी होगी ना आपने, गागर में सागर, तो ये वही वाली कहानी है। गागर में सागर भर दिया है और चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगला स्टार्ट करते हैं अपन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का इतिहास, जिसको अपन भारतीय राजनीति व्यवस्था बोलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का इतिहास, पहला सबसे पहला टॉपिक जो है वो अपना, कि सबसे पहले संविधान को, संविधान की प्रक्रिया क्या थी, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। संविधान समिति जो थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये सारे जो प्रमुख टॉपिक रहते हैं उनको अपन ने इसमें लिया है। ठीक है, पानी देना यार, 1 मिनट। तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान के पृष्ठभूमि। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या कहता है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य के बाद आता है अपना मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या था? संघ। ठीक है, संघ क्या था? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के बाद राज्यसभा और लोकसभा। धन विधेयक और वित्त विधेयक, बहुत अच्छे से अंतर समझाया था मैंने क्लास में अपनी, कि धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या होते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसदीय समितियां, न्यायपालिका, राज्य क्षेत्र और राज्य विधानमंडल, आपातकालीन उपबंध, केंद्र राज्य संबंध, संविधान संशोधन या संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, चलिए, तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये अपन ने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से अपन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में अपन ने क्या कवर किया? संविधान का इतिहास सबसे पहले, संविधान की पृष्ठभूमि, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि बहुत कम बनते हैं, मगर फिर भी लिखना जरूरी था। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं, और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मूल अधिकार से। नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य से ज्यादा पुलिस में क्वेश्चन बनते तो किस प्रकार से बनते हैं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, सबसे नवीनतम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें संघ की। संघ मतलब राज्य, केंद्र क्षेत्र। केंद्र क्षेत्र क्या आता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के पद की शक्तियां क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो इसमें डाली गई है। राष्ट्रपति का आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल गठन कब होता है, मंत्रिमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये सारी चीजों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा, बिल पारित कैसे होते हैं, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, लोकसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, लोकसभा की शक्तियां क्या है, राज्यसभा की शक्तियां क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनकी मनोनीत कौन करता है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है वो डालना था, तो अपन ने इसमें रख दी है। धन विधेयक विधि विधेयक में क्या अंतर होते हैं, ये अपन ने बताया है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, किस प्रस्ताव के तहत अपन कौन से प्रकार के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। संसदीय समिति, संसदीय समिति से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई प्रमुख संसदीय समिति कौन सी थी, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी थी, सबसे छोटी कौन संसदीय समिति, इस प्रकार से। न्यायपालिका, राज्य शासन व्यवस्था, राज्य विधानमंडल, आपातकालीन अपबंध और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध क्या होता है वो, और सबसे लास्ट होता है संविधान का संशोधन अनुच्छेद। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने भारतीय संविधान को कवर किया है। चलिए अब अपन अगला सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट अपना कौन सा है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का अर्थ और प्रकार। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आय, अपन किस प्रकार से राष्ट्रीय आय, अपने भारत की राष्ट्रीय आय क्या है। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्दे इसमें बहुत सारे शब्द सुनने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है, बहुत कम लोगों के समझ में आती है, तो इसको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल भी नहीं देना था और ज़्यादा कम भी नहीं देता था, इसलिए जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें थी वो उठा करके इसमें डाल दी गई हैं। तो मुद्रास्फीति से संबंधित बहुत सारे शब्द मिलेंगे, मुद्रा उन्मूलन मिलेगा, मुद्रा अवमूलन मिलेगा, मुद्रास्फीति मिलेगा, इस प्रकार से बहुत सारे शब्दावली इसमें मिलती हैं। बैंकिंग, आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ क्या है, भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड क्या है, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी, राजकोषीय नीति क्या है, बजट और कर। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार नीति और सेज एवं इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये जो है प्रमुख टॉपिक, एक बार फिर से। अर्थव्यवस्था का अर्थ प्रकार बताइए, बताया अपन ने, राष्ट्रीय आय बताइए, मुद्रास्फीति बताइए, बैंकिंग, आरबीआई की मौद्रिक नीति बताइए, भारतीय विनिमय प्रतिबोर्ड बताया है, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, राजकोषीय नीति क्या है, बजट, कर और व्यापार नीति। ठीक है, अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई इसमें सब कुछ लिया है अपन ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक जो होते हैं वो सब अपन ने कवर किए हैं। ठीक है, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, और मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो ये सारी चीजों का अपन ने इसमें कवर किया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हालांकि बंद हो गई है, फिर डाल दिए क्वेश्चन, अगर पुरानी पंचवर्षीय योजना से बनते हैं तो देना पड़ेगा आंसर अपने को। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना। चलिए अब मेन आता है अपना मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि सारी चीजें तो हो गई, भूगोल हो गया, अपना इतिहास हो गया है, संविधान हो गया है, अर्थशास्त्र हो गया है। ठीक है, मैं अगर मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक मेन सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से अच्छे खासे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। ठीक है, देखो अब मध्य प्रदेश की वैसे तो मेरी खुद की मार्केट में बुक है। ठीक है, आपको हेराल्ड के नाम से मेरी खुद की बुक मिल जाएगी, हेराल्ड मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से मेरी खुद की बुक मिल जाएगी, नितिन गौर के नाम से, लेखक के नाम से मिल जाएगी बुक। ठीक है, मगर मान लो किसी को पूरी बुक नहीं पढ़ना हो सकता है कि भाई इतना समय नहीं है कि पूरी बुक पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी बुक जो है 200 पेज की है, तो अगर वो नहीं पढ़ना है तो उनके लिए भी अपन ने व्यवस्था की है कि पूरे मध्य प्रदेश को 50 पेज में, 40 पेज में खत्म करने की व्यवस्था की है, तो यहाँ से अपन उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो
मध्य प्रदेश का इतिहास, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास क्या रहा है, तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, जो अपन ने भारत का इतिहास देखा, सेम मध्य प्रदेश का इतिहास भी अपन देखेंगे। ठीक है, जो भारत का इतिहास है उसी प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अपन ने सारी चीजें कवर की हैं। ठीक है, चाहे प्रागैतिहासिक काल हो, वैदिक काल हो, महाजनपद हो, मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो या गुप्तोत्तर काल हो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था अपना मध्य प्रदेश का इतिहास। उसके बाद आता अपना मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास में सल्तनत काल, मुगल काल और होलकर सिंधिया, ठीक है, ये प्रमुख रहे हैं। तो सल्तनत काल, मुगल काल, होलकर, सिंधिया, ये जो है क्या है, प्रमुख रहे हैं इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1857 क्रांति एवं अन्य विद्रोह। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो 1857 क्रांति में सम्मिलित थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति इतिहास के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो प्रमुख संगीतकार और प्रमुख व्यक्तित्व, जो प्रमुख संगीतकार थे भाई, कौन कौन सा गाना गाता था, मतलब किस प्रकार का था गाना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कौन सा गाना गाता, किस प्रकार का राग गाते थे, दीपक राग वगैरह होती थी या फिर मल्हार राग होती थी, तो ये कौन से प्रकार की राग गाते थे। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व जो है मध्य प्रदेश संबंधित कौन कौन से व्यक्ति रहे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे ग्वालियर के हैं, तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। अब आता है मध्य प्रदेश के जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर भूगोल की बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश का भूगोल में सबसे पहले ही जो है मध्य प्रदेश की स्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल, जैसे भारत का भूगोल कवर किया है अपन ने, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश का भूगोल भी अपन ने कवर किया है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर न जाए, क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। ठीक है, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भारत का भूगोल था उसी प्रकार मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्वरूप, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी भौगोलिक स्थिति, भूगोल स्वरूप है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती की जाती है, सबसे ज्यादा खेती किस अनाज की जाती है, तो मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की परियोजना, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग है, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के नेता, प्रतिपक्ष के नेता। अभी तक की जो सारी चीजें जो थी वो इसमें डाल दी गई करंट तक की। अभी वर्तमान में कमलनाथ के बाद जो मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान दोबारा बने हैं, वो भी अपन ने इसमें अपडेट किया है। ठीक है, जो भी चुनाव हुए थे वो वहां तक का। तो राष्ट्रीय उद्यान के बाद था अपना कृषि, वदोसी परियोजना, प्रमुख उद्योग, जनजातीय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष, ये जो थे वो प्रमुख मध्य प्रदेश के टॉपिक थे जो अपन ने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, आगे अपन देखें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमार्ग, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजमार्ग, मध्य प्रदेश में पशुपालन, मध्य प्रदेश की वन संपदा, मध्य प्रदेश के दुर्ग और किले, प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के साहित्य और साहित्यकार, मध्य प्रदेश के पर्व, लोकगीत और उत्सव, मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं, भारत विविध सामान्य ज्ञान। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा है अपने सामान्य ज्ञान में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के कवर किए हैं, सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक कवर किए हैं और प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने लिखा है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में अगर इससे बाहर क्वेश्चन अगर जाते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जो बुक के पैसे हैं वो रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस ये है कि इसको समझना है अच्छे से और अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है, तो ये था अपना मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भाग 1। अब अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भाग 2 की। ठीक है, पार्ट 1 अपना सामान्य ज्ञान खत्म हुआ। पार्ट 2 की बात करें अपन तो ये है रीजनिंग का। ठीक है, पार्ट 2 में रीजनिंग में जो है पहले आती है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, पहले कौन सी रीजनिंग आती है, वर्बल रीजनिंग आती है। तो पहला आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण सबको पता है। ठीक है, ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, एस कौन से नंबर पे आता है, टी कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोडिंग आता है, डिकोडिंग आता है। इसमें ए को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, सी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे प्रकार की आती हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। राजू दाएं से 15वां बैठा है, बाएं से, इस प्रकार से ही बन जाती है वर्णमाला में, ठीक है। बहुत से लोग इसको रैंकिंग में ले लेते हैं, मगर नहीं, यहाँ भी बनते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आता है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। सादृश्यता परीक्षण के बाद आता है वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद आता है कूट भाषा परीक्षण। मतलब इस सारे क्वेश्चन को लिए देखो, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अपन ने क्वेश्चन ही क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। इसमें अपन ने क्वेश्चन के साथ साथ इसको अपन ने पहले व्याख्या भी समझाई है आपको कि भाई ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले अपन ने इसको समझाया है, समझाने के बाद फिर अपन ने इसमें लिखा है, क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो कूट भाषा परीक्षण श्रृंखला, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। दिशा और दूरी परीक्षण, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, ठीक है। देखिए अब इसमें पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं सबसे पहले अपने श्रृंखला से, ठीक है। श्रृंखला, क्योंकि इसमें एबीसीडी वाली श्रृंखला भी आ जाती है, अल्फाबेट वाली श्रृंखला और न्यूमेरिकल श्रृंखला, मतलब नंबर वाली संख्या भी आ जाती है। तो श्रृंखला सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर बनते हैं अल्फाबेट से क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था जिसको बोलते हैं अपन, दिशा दूरी, सादृश्यता, वर्गीकरण से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके जो दूसरे टॉपिक होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो अगले हैं वो है पहली। पहली तो हालांकि बहुत कम, 1 या 2 पहली आती है, नहीं तो पहली नहीं पूछती है। कैलेंडर और घड़ी, बिल्कुल सही है, कैलेंडर घड़ी से क्वेश्चन बनते ही हैं। एक क्वेश्चन तो डन है कि एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो कैलेंडर घड़ी। लुप्त पदों की संख्या को भरना, लुप्त पद कौन कौन से होते हैं, खाली पद कौन कौन से, मतलब एबीसीडी वाले जो होते हैं वो लुप्त पदों को भरना। बेन आरेख, डायग्राम वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं बेन आरेख। न्याय निगमन, मतलब कथन निष्कर्ष जिसको बोल सकते हैं अपन, या फिर अपने को एक उनने सेंटेंस दे दिया है भाई, इसके आधार पे अपने को चयन करना है। और पत्ते पर आधारित प्रश्न और निर्णय क्षमता, ठीक है, डिसीजन। तो पत्ते पर आधारित प्रश्न जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता भी अपन ने इसमें कवर की है। तो जो वर्बल रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग के 17 चैप्टर अपन ने सारे इसमें कवर किए हैं। उसके बाद अपन अगर बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो होते हैं वो आकृति का निर्माण करना होता है, श्रृंखला होती है, कागज मोड़ना और काटना होता है, वर्गीकरण होता है और आकृतियों की गणना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखा होगा ना बहुत बार कि त्रिभुज गिनने को दे देता है, वर्ग गिनने को दे देता है, आयत गिनने को दे देता है, वृत्त गिनने को दे देता है। तो इस प्रकार से आकृतियों की गणना करना होता है, ठीक है। तो ये होती हैं नॉन वर्बल, ठीक है। तो 17 टॉपिक वो हैं, 5 टॉपिक ये कवर किए अपन ने। टोटल कितने टॉपिक कवर किए हैं? 23 टॉपिक कवर किए हैं, लगभग 128 पेज में। ये थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अपन ने इसमें प्रैक्टिस भी करवाई है, क्वेश्चन भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई सा चैप्टर अगर छूटा हो तो बता देना आप मुझे। वैसे तो कोई छूटा नहीं है क्योंकि मैंने सारे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इनको काम किया है। तो कौन कौन से चैप्टर का फिर देखेंगे अपन? अंग्रेजी वर्णमाला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कूट भाषा परीक्षण, श्रृंखला, दिशा और दूरी परीक्षण, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पहली, घड़ी, कैलेंडर, लुप्त पदों को भरना, वेन आरेख, न्याय निगमन, पत्ते पर आधारित प्रश्न और निर्णय क्षमता, ठीक है। तो सारे चैप्टर कवर कर लिए अपन ने, जो प्रमुख प्रमुख थे वो। ऐसे तो हालांकि भी बहुत सारे चैप्टर छूट जाते हैं, मगर प्रमुख प्रमुख की बात कर रहे हैं अपन जो एग्जाम में आते हैं, पुलिस के एग्जाम में। चलिए, नॉन वर्बल रीजनिंग हो ही गई थी अपनी। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके लिए 2 प्रमुख है, कौन कौन से? एक आकृति गणना जो सबसे ज्यादा आता है, एक वर्गीकरण, ठीक है। तो ये प्रमुख है यहाँ पर। चलिए, अब अपन ने क्या किया है कि इसी में आपके लिए मैंने साइंस डाला। क्यों? क्योंकि जीके की जो बुक है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी और 250 पेज की हो गई थी, इसीलिए मैंने रीजनिंग के बाद ये 128 पेज में रीजनिंग खत्म कर दी थी। तो उसी में रीजनिंग के बाद जो है अपन ने क्या डाल दिया, इसमें सामान्य विज्ञान भी डाल दिया, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान 10 नंबर का अलग से आता है, आपको पता ही है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। सामान्य विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक जो अपने लिया है वो लिया है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के प्रमुख चैप्टर जो होते हैं वो अपने सारे कवर किए हैं, एक बार बता देता हूँ। भौतिक राशियाँ, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं? गति से संबंधित नियम जो होते हैं, बल और विषयक नियम जो होते हैं, बल के नियम वगैरह जो होते हैं, गति के नियम जो होते हैं, कार्य, शक्ति, ऊर्जा,
गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटी संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आवर्त गति एवं तरंग जो होती हैं, आवर्त तरंग वगैरह जो होती हैं उसके बारे में, ऊष्मा क्या होती है, विद्युत धारा और चुंबकत्व क्या होता है, प्रकाश और लेंस, प्रकाश और लेंस संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है, दाब और पृष्ठीय तनाव एवं मशीन, ठीक है, ये हैं भौतिक विज्ञान संबंधित शाखा, ठीक है। तो भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक विज्ञान संबंधित जो होता है, भौतिक राशियां गति, बल एवं गति विषयक नियम, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, आवर्त गति एवं तरंग, ऊष्मा, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, प्रकाश एवं लेंस, दाब, पृष्ठीय तनाव एवं मशीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे, या सर ये टॉपिक जो थे जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की उम्मीद थी भौतिक से, वो अपन ने कवर कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के जो प्रमुख टॉपिक होते हैं वो होता है सबसे पहले द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, सबसे नई अवस्था जो 5वीं अवस्था होती है द्रव्य की वो कौन सी होती है, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण और परिभाषा दोनों अपन ने इसको कंप्लीट की है। परमाणु की संरचना, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे वर्णन। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, रेलवे या कोई भी एग्जाम देने जाओगे एसएससी वगैरह, तो वहां पर आवर्त सारणी से लगभग क्वेश्चन बनते ही, नई आवर्त सारणी और पुरानी आवर्त सारणी, ठीक है, दोनों से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, विलयन एवं खनिज, धातु कर्म, धातु एवं उनके यौगिक, पीएच स्केल पर, मानव जीवन में रसायन, ये जो टॉपिक है वो रसायन विज्ञान से लिए हैं अपन ने। कौन कौन से हैं, द्रव्य, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, विलयन एवं खनिज, धातु कर्म, धातु एवं उनके यौगिक, पीएच स्केल पर, और मानव जीवन में रसायन, ठीक है। चलिए जीव विज्ञान की अगर अपन बात करें, तो जीव विज्ञान के जो प्रमुख चैप्टर होते हैं, पहला चैप्टर लिया अपन ने जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान संबंधित कौन कौन शाखाएं होती हैं, हालांकि 150 प्रकार की शाखाएं होती हैं, मगर अपन ने पूरी शाखाएं नहीं लिखी, जो एग्जाम की हैं कुछ खास खास वो लिखी हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं, जीवों का वर्गीकरण, पादप जगत, कोशिका विज्ञान, उत्तक, जैविक अणु, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, ये जो होते हैं प्रमुख प्रमुख टॉपिक होते हैं जिनको अपन ने यहाँ पे जीव विज्ञान में कवर किया है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी आगे की, मानव तंत्र की, ठीक है। तो मानव तंत्र में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पाचन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, ग्रंथि तंत्र से, मानव रोग से और दैनिक जीवन संबंधित विज्ञान। तो ये तो ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे थे मानव जीवन की, ठीक है। तो मानव जीवन से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, या तो पाचन तंत्र से बनेगा कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से होता है, तो मुंह में कौन से प्रकार के लार एंजाइम स्रावित होते हैं, पेट में कौन से होते हैं, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, ग्रंथि तंत्र क्या होता है, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। चलिए, और अगला जो आता है दैनिक जीवन संबंधित विज्ञान। अगर कोई अलग अन्य जिसको बोलते हैं कि अन्य तथ्य जो होते हैं, अन्य क्वेश्चन अगर कहाँ से बन सकते हैं, तो वो कहाँ से बन सकते हैं, दैनिक जीवन संबंधित विज्ञान से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाग 2 अपना कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 होता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भाग 3, जो कि अपन ने इसमें लिखा है मैथ्स, गणित, ठीक है। तो ये 3 कंप्लीट किया है। पहली पुस्तक हो गई अपनी सामान्य विज्ञान की, सामान्य ज्ञान की। दूसरी पुस्तक होगी अपनी मध्य प्रदेश रीजनिंग की, जिसमें अपन ने रीजनिंग कंप्लीट किया है, ठीक है, और विज्ञान भी कंप्लीट किया। और तीसरी पुस्तक होगी अपनी गणित की, ठीक है, भाग 3। एक बार फिर से क्लियर करूंगा मैं कि सबसे पहले भाग 1 जो है क्या अपन ने किया है, जीके, जिसमें अपन ने भारत और मध्य प्रदेश। दूसरे में अपन ने रीजनिंग और साइंस, और तीसरे में अपन ने क्या क्या किया है, मैथ्स। ये तीनों अपन ने कवर किए हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं भाग 3 संख्यात्मक अभियोग्यता।
चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम एचसीएफ जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, बट्टा डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन जिसको मिक्सचर बोलते हैं अपन, ठीक है, यार मिश्रण, ठीक है, एवरेज, अनुपात और समानुपात, और कार्य और समय, ठीक है, वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख चैप्टर, हालांकि इसके बाद भी हैं मगर पहले इन पे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो पुलिस में कहाँ पे बनते हैं, संख्या पद्धति पे बनते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो संख्या पद्धति जो है पहला चैप्टर हर बुक में मिलेगा अपने को, इसमें अपन ने डाला है। दूसरा है वो लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, औसत, अनुपात और समानुपात, कार और समय, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अपन ने। ठीक है, मेंस में अपन ने वही साधारण समझाते हुए प्रैक्टिस के साथ अपन ने क्वेश्चन डाले, इसलिए थोड़ी सी बुक मोटी हो रही है। ठीक है, चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, कार, समय, उसका आता है चाल, समय और दूरी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है, चाल, समय और दूरी। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है अपना पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप और टंकी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ने इसको भी कवर किया है। नाव और धारा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणित, ठीक है, तीनों को कवर किया अपन ने, क्योंकि क्षेत्रमिति से, ज्यामिति से, टिग्नोमेट्री, इंश्योरेंस और एलजेब्रा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ने इनको कवर किया तीनों को। ठीक है, प्रायिकता में अपन ने रीजनिंग में देखा था कि अपन ने पत्ते ले लिए थे, और जो कुछ प्रायिकता रह जाती है वो अपन ने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, प्रायिकता का था आयु, साझेदारी, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उनको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, और बहुत अच्छे से इसको तैयार किया। ठीक है, तो ये जो थे मैथ्स के टॉपिक थे। ठीक है, तो ये थे अपने पार्ट 3 मैथ्स रीजनिंग जीके के, जहाँ से अपन ने कवर कर लिया। अब अपन ने इसको बुक को जो है कितने पेज में ख़त्म कर दिया, 255 पेज में। कोशिश हमने यही की है कि जो तीनों बुक हैं, यानी कि प्रत्येक बुक जो है वो 250 280 पेज के लगभग ख़त्म हो जाए। क्योंकि 280 पेज बहुत होते हैं, ज़्यादा मोटी बुक दिखती है तो बच्चा पढ़ने में टेंशन ले लेता कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर टेंशन हो जाता है बच्चों को। इसलिए हमने कोशिश यही की है कि कम से कम चैप्टर में, कम से कम पेज में बच्चों को समझाया जाए और उनको पढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार की है। अगर आपको किसी को भी ये नोट्स लेना हो तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, या फिर मैं इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको सीधा ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, और हो सकता है कि अपन पुलिस के लिए कुछ नए सब्जेक्ट के क्लासेस शुरू कर दें, या फिर जो अपने दूसरे टीचर्स हैं उनसे अपन इनकी क्लासेस स्टार्ट करवा देते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एमपी पुलिस में। कोशिश मेरी यही रहेगी कि चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, और अगर आपको सपोर्ट मिलता है अगर चैनल की तरफ से, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी बोले कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक।